कश्मीर में विकास के कामों की रफ्तार बेहद तेज हो चुकी है। इस रफ्तार में ऐसे श्रमिकों का बड़ा योगदान है जो ना ही आतंकवादियों की गोली से डरते हैं और ना ही वो ठंड और बरसात जैसे मौसम की मार की परवाह करते हैं, क्योंकि इनका जज्बा देश हित है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दूं, श्रीनगर के मिर्जा कामिल चौक पर हर रोज करीब 400 श्रमिक तय समय पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग 90 मिनट के भीतर ही निर्माण कार्यों में जुट जाते हैं। हर रोज इन्हें इसी तरह काम करने की आदत पड़ चुकी है। आपको बता दें कि यहां कई राज्यों से 3 लाख लोग कश्मीर की खूबसूरती बढ़ाने, उसकी तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं, जबकि इनके लिए चुनौतियां कम नहीं है। अप्रैल 2024 में अनंतनाग में आतंकियों ने बिहार के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बावजूद भी ये लोग भारतीय सुरक्षा बलों की तरह डटे हुए हैं, सिर्फ अपने काम की खातिर। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं ओवैसी की। माननीय असदुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंककर विरोध प्रदर्शन हुआ। जांच जारी है, लेकिन भड़काऊ भाईजान ने इस घटना को पूरी तरह कट्टरपंथ से जोड़ दिया है। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने संसद में अपने जय फिलिस्तीन वाले बयान का बचाव करते हुए बीजेपी पर वार किया, तो बीजेपी भी अब जुबानी जंग में उतर आई है। जय फिलिस्तीन। ये लोग एक्सपोज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमान 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 करते हैं। ये वजीर आजम की जबान है, ये इनकी नफरत है। मुल्क में, हमारे वतन अजीज में 2 तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी को, मुस्लिम अक़लियत नुमाइंदगी को खत्म किया जा रहा है। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? भड़काऊ भाईजान कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करते हैं जिससे सियासत गर्मा ही जाती है। पहले संसद में शपथ लेने के दौरान जय फिलिस्तीन बोलकर सियासत गरमाई, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कट्टरपंथ को हवा देने का आरोप मढ़ दिया है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक समुदाय के एक बड़े तबके को रेडिकलाइज कर दिया है, उनको एक्सट्रीमिस्ट बना चुके हैं। अब इस तरह के आरोप लगाने के बाद बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी सर तन से जुदा करने का ऐलान करने वालों का संरक्षण करती है। उनके अपने भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वो कहते हैं कि 15 मिनट का समय दे दीजिए, हम 100 करोड़ लोगों से निपट लेंगे, यानी उनका सफाया कर देंगे। ऐसा कट्टरपंथी, ऐसा सांप्रदायिक व्यक्ति, ऐसा जिहादियों का समर्थक व्यक्ति जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कट्टरपंथी कहता है, तो ऐसा लगता है कि यजीद जो है शराफत का प्रमाण पत्र बांट रहा है। आपको बता दें कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर कुछ लोगों ने कालिख पोती थी। सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा भी हो रही है, तो ओवैसी पर भी लोग तंज कस रहे हैं। माना जा रहा है कि लोग संसद में जय फिलिस्तीन के नारेबाजी का विरोध कर रहे थे, इसलिए उनके पोस्टर पर इजराइल जैसे शब्द लिखे हुए थे। हालांकि ओवैसी ऐसे लोगों को जंतर मंतर जाकर विरोध करने की सलाह दे रहे हैं। आपको क्या इख्तियार कि आप मेरे घर पर आकर पोस्टर लगाएंगे इजराइल का? तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं इजराइल की तारीफ में बोलूं? हरगिज़ नहीं बोलूंगा। मैं मुझे जो सही लगता है और मैंने सच्चाई को बयान किया, तो इनको अगर तकलीफ है तो जंतर मंतर पर जाए। वैसे इस मामले में खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ओवैसी की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर से बात करने का आश्वासन दिया, लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वैसे खुद असदुद्दीन ओवैसी पर भी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। आप ये उनके बयानों से भी साफ तौर पर समझ सकते हैं। और अगर आपको याद नहीं आ रहे कई ऐसे मौके जब सार्वजनिक मंच से ओवैसी ने विवादित बयान दिए हैं, तो अब मैं आपको एक एक करके उनका हर वो बयान दिखा देता हूं जिसने उनसे पहले भी विवाद खड़ा किया है। ओवैसी साहब ने, देखिए, याद कीजिए, 2 जनवरी 2024 को उन्होंने अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर बड़ा और भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों को लेकर के साजिश हो रही है। इसी तरह 13 फरवरी 2022 को उन्होंने एक और विवादित बयान देते हुए कहा था कि हिजाब पहनने वाली एक दिन भारत की प्रधानमंत्री बनेगी।
जबकि उन्होंने 25 दिसंबर 2021 को धमकाते हुए कहा कि तुम्हें कौन बचाएगा, अल्लाह नेस्तनाबूद कर देगा। सवाल है कि क्या वो किसी विशेष समुदाय को भड़का रहे थे? जून 2022 में भी उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बनाओ 2 बच्चों का कानून, हम देखते हैं। जबकि मार्च 2016 से कई बार वो साफ कर चुके हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो ये हैं असदुद्दीन ओवैसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है? क्या एक धर्म विशेष के लोग डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा उठा रहे हैं। सीएम हिमंता ने कहा है कि असम में लोकसभा चुनाव के बाद एक विशेष समुदाय के कुछ लोग राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब हिमंता ने इशारों में यह कह दिया है कि वो असम को बंगाल नहीं बनने देंगे। चुनाव नतीजों के बाद असम में क्यों बढ़ रही हिंसा? चुनाव नतीजों से घुसपैठियों को मिली ताकत। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने धर्म विशेष के लोगों को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने असम में रहने वाले धर्म विशेष के लोगों से कहा है कि गैर कानूनी काम बंद करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सीएम हिमंता ने 6 आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव के बाद धर्म विशेष के लोग आपराधिक गतिविधि बढ़ा रहे हैं। हिमंता का दावा है कि 3 साल तक ऐसी आपराधिक घटनाएं कम हुई थी, जो बीते 1 महीने में ज्यादा बढ़ गई हैं। आमी लक्ष्य करिছো যে যোৱা 3 বছৰে অলপ শান্ত হৈ থকা অসমখন অলপ লাহে লাহে কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিয়ে অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। अब सवाल है कि आखिर वो विशेष समुदाय के लोग कौन हैं जो असम में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर लोकसभा चुनाव के बाद ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या असम में अशांति फैलाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं? क्या रोहिंग्या मुसलमान आपराधिक घटनाएं तेज कर रहे हैं? हिमंता ने मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका इशारा मुस्लिमों की ओर ही था। अब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के बयान को मुसलमानों को धमकाने की राजनीति करार दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा जी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, सब यही चाहते हैं ये देश की हर कोने कोने में एक दूसरे से लड़े, हिंदू मुस्लिम बीच के ये सबका संघर्ष करे। लेकिन ये देश इंडिया भारत है, भारत ये सब नहीं सहते। असम में घुसपैठिया संकट बड़ी समस्या है। आंकड़ों के मुताबिक असम में करीब 60 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए दरांग और गोलपाड़ा इलाके में हैं। धुबरी, बारपेट, नागांव और नलबाड़ी में भी घुसपैठियों की संख्या अच्छी खासी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम जो है बीजेपी के हार के कारण मुसलमानों को ठहराया हार, और ये बता रहे कि हम इसका बदला लेंगे। असल में जो है नाकाम जो है कि बीजेपी रही है कि उन्होंने नफरत का बीज बोया हिंदुस्तान में, और दीगर पार्टियों ने मोहब्बत का बीज बोया, वो कामयाब रहे। अब बीजेपी की हार का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ने के बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा को चाहिए कि अपने आप पर नज़र डालें और अपना जो है कि ये बेकार के बेहयात के इल्ज़ामात मुसलमानों पर न लगाए। मुख्यमंत्री हिमंता घुसपैठियों को लेकर बयान देते रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि असम में 1.25 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मौजूद हैं। सवाल है कि अब हिमंता घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए असम के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो नुकसान हुआ है ना इस बार चुनाव में, उस नुकसान की वजह से 2027 में कहीं योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट ना आ जाए, इसके लिए आरएसएस ने रणनीति पर काम तेज कर दिया है। आरएसएस का पूरा फोकस इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। अब तो संघ प्रमुख काशी से यूपी पर रणनीति बनाने की तैयारी में हैं। आपको सिलसिलेवार बताता हूं क्या क्या हो रहा है। 15 दिनों के अंदर दूसरी बार पूर्वांचल आ रहे हैं संघ प्रमुख मोहन
मोहन भागवत। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे मोहन भागवत, जहां वो आरएसएस के स्वयंसेवकों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबोले पहले से ही यूपी में मौजूद हैं। 26 जून से वो लखनऊ में हैं। आरएसएस का 4 दिनों का महामंथन चल रहा है। दत्तात्रेय होसबोले प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कल ही उन्होंने कई पदाधिकारियों को कार्यक्षेत्र बदला है उनका। पिछले दिनों मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे थे। 5 दिन तक आरएसएस कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया था। बीजेपी को यूपी में 10 साल में सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। भविष्य में यह नुकसान और बड़ा ना हो, इसके लिए संघ ने अपनी रणनीति पर अभी से काम शुरू कर दिया है। आरएसएस ने संभाली यूपी की कमान। क्या है भागवत का काशी प्लान? 2024 के नतीजों की समीक्षा और मिशन 2027 के लिए बीजेपी मजबूती से जुट गई है। नतीजों की समीक्षा के लिए इंटरनल मीटिंग जारी है। भविष्य में पार्टी में प्रदेश से प्रखंड स्तर तक बड़े फेरबदल की भी चर्चा है, लेकिन उससे पहले आरएसएस ग्राउंड लेवल पर हालात बदलने में जुट गई है। इसके लिए न सिर्फ नए सिरे से मैसेजिंग को लेकर काम किया जा रहा है, बल्कि यूपी संगठन में भी कई बदलाव किए गए हैं। 30 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काशी दौरा है। इससे पहले आरएसएस के यूपी संगठन में कई बड़े बदलाव कर नए सिरे से कमान सौंपी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में बैठक के बाद संगठन में कई बदलाव किए गए। ये बैठक इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि आखिर में हार की क्या कारण रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर किया गया है। अखिल भारतीय सह गो सेवा प्रमुख नवल किशोर का केंद्र गोरखपुर से प्रकृति भारती मोहनलालगंज लखनऊ में किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर को सुल्तानपुर से हटाकर सेवा भारती कार्यालय काशी भेजा गया है। मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख राजेंद्र सक्सेना का केंद्र काशी से हटाकर लखनऊ किया गया है। पर्यावरण प्रमुख अजय कुमार का केंद्र काशी किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख राजेंद्र सिंह का केंद्र कानपुर से हटाकर भारती भवन लखनऊ किया गया है। इन बदलाव के बाद अब 30 जून को मोहन भागवत काशी आएंगे। बताया जा रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ भागवत बड़ी बैठक भी कर सकते हैं। इस बार के चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ता क्यों साइलेंट रहे, क्यों पदाधिकारी इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखे? वाराणसी दौरे के बाद मोहन भागवत सीधे गाजीपुर जाएंगे, जहां पर वो वीर अब्दुल हमीद की किताब का लोकार्पण भी करेंगे। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। आने वाला समय ये बताएगा कि संघ यूपी में हुए डैमेज को कितना कंट्रोल कर पाता है। यूपी से ही अगली खबर भी जुड़ी हुई है। आपको बता दें, यूपी में ओबीसी एससी एसटी की नियुक्तियों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाए। उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सुइटेबल, यानी कि वो योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। तीसरी बात कही है उन्होंने, इससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, ऐसे में इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए रिजर्व की गई हैं। आपको बता दें कि 10 साल में पहली बार इस तरह से अनुप्रिया पटेल मुखर दिखाई दे रही हैं। सवाल है कि क्या वो यूपी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज लोकसभा राज्यसभा में क्या हुआ वो आपको बताते हैं। माइक ऑफ तो राजनीति ऑन, बल्कि फुल ऑन। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हुआ।
विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी बीच राहुल गांधी बयान देने के लिए उठे तो लोकसभा में अपना माइक ऑफ किए जाने का आरोप लोकसभा स्पीकर पर उन्होंने लगा दिया। देखिए माइक बंद होने पर आज कैसे लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर ने संसद के बाहर राजनीति का अखाड़ा बन गया। सर माइक को दे दीजिए। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी अचानक से माइक मांगने लगे। लोकसभा में राहुल गांधी के माइक को लेकर हंगामा मच गया। दरअसल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान राहुल गांधी ने नीट पेपर का मुद्दा उठा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। राहुल समेत पूरे विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ने सफाई दी कि किसी भी सांसद का माइक बंद करने की व्यवस्था उनके पास है ही नहीं। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर से नीट मुद्दे पर बोलना शुरू किया और बोलते बोलते उनका माइक फिर से बंद कर दिया गया। और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने ओके। मतलब एक बार फिर राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जहां विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया और माइक बंद करने का आरोप लगाया। जब लोग देश में परेशानी होती है, आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir. माइक बंद होने को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है। क्योंकि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। लेकिन ये बात कहने पे भी के बावजूद उनके माइक को बंद किया गया। जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में संसद सत्र की अभी तो ये शुरुआत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली आज बारिश से ही नहीं, बारिश के बाद हुए जल भराव पर भी नेताओं को पानी पानी हो गई देख करके। आम जनता हादसे का शिकार हो रही है। लोग घंटों जाम में फंसे अपनी मंजिल तक समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन नेताजी की सियासत और उनके तरीके बता रहे हैं कि इन्हें क्या वाकई आम लोगों की चिंता है। तस्वीरें बोलती हैं, सब सच बताती हैं। आप खुद देखिए। दिल्ली पानी पानी है, इसलिए नहीं कि झमाझम बारिश हुई, लेकिन इसलिए जरूर कि ये नेता हैं बच्चों के स्विमिंग ट्यूब को नाव बनाकर सबका ध्यान खींचना चाहते हैं। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर के पार्षद रविंद्र सिंह नेगी के इस ड्रामे से अलग यहाँ के लोग बताते हैं कि वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से मुसीबत झेल रहे हैं। कोई पूछने को भी नहीं आता। कई बार सर्वे हुआ, नपाई तो कुछ हासिल नहीं होता। पूरी सड़क खराब हो रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। यहाँ की सारी व्यवस्था ठप कर रखी है आने जाने की। बजाय लोगों की समस्या पर गंभीरता दिखाने के नेताजी प्रदर्शन की राजनीति पर ही जोर दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की बदइंतजामी की वजह से हमें ये करना पड़ा। आज दिल्ली में प्री मानसून आया है। इनको पता था कि मानसून आने वाला है। अभी तो प्री मानसून में ही दिल्ली की सारी पोल खुल गई नालों की। यह है समाजवादी पार्टी से सांसद राम गोपाल यादव। इनके बंगले के बाहर इतना जल भराव था कि लोगों की गोद में बैठकर इन्हें अपनी कार तक पहुंचना पड़ा। सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। सांसद साहब शायद ये बता रहे हैं कि वो एक वीआईपी हैं। इन्हें देखकर लग रहा है कि ऐसा अनुभव इन्हें पहली बार हुआ है।
दिल्ली में पानी की कमी को लेकर अनशन कर चुकी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी आज तब मजबूर हो गईं जब उनके घर में पानी घुस आया। दिल्ली को पानी नहीं मिलने पर सियासत के बाद अब बीजेपी और दिल्ली सरकार दिल्ली के खस्ता हाल पर भी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जा रहा है पीडब्ल्यूडी के हेडक्वार्टर्स के अंदर, जिसके अंदर 24 घंटे सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी। 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3 ऑफिसर्स की ड्यूटी रहेगी, ताकि 24 आवर्स सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जाए। 25 साल से दिल्ली की सरकार या तो कांग्रेस के पास है या तो आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास है नहीं। सफाई करोगे, डीसील्ड करोगे तब तो। ये वीडियो कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने पोस्ट किया है। इनका दर्द है कि लुटियन जैसे दिल्ली के पॉश इलाके में इनका घर पानी पानी हो गया है। सवाल तो इनसे भी है कि क्या आपने दशकों पुरानी दिल्ली वालों की ऐसे ही समस्याओं पर कितनी हमदर्दी जताई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मनीष तिवारी। इस बार उनकी पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया था। उम्मीद है कि आगे वो जरूर दिल्ली की जनता के हित की आवाज उठाएंगे। तकलीफ की बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां G20 में दुनिया के ताकतवर नेता जुटे, आज ये तस्वीर भी देख रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, मैदानी इलाकों में आपने बारिश का खतरनाक रूप देख लिया, अब पहाड़ की बारी है। हिमाचल प्रदेश ने पिछले साल बारिश में भयंकर आपदा का सामना किया था, याद होगा आपको। इस साल मानसून शुरू होने से पहले ही बारिश ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। शिमला से भूस्खलन की भयानक तस्वीरें आई हैं। चमियाना इलाके में सड़क पर खड़ी 3 गाड़ियां दब गईं। गनीमत यह रही कि इस लैंडस्लाइड में किसी की जान नहीं गई। अभी तो जून खत्म हुआ है, जुलाई और अगस्त की भारी बारिश अभी बाकी है। मानसून के आते ही जोशीमठ की चिंता एक बार फिर से बढ़ने लगती है। इस बार मानसून में ज्यादा बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जोशीमठ को लेकर के चिंता बढ़ना बहुत लाजमी है। जोशीमठ को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट आपको बताएगी। ये तस्वीरें आज भी कोई भूला नहीं होगा। ये तस्वीरें पिछले सालों की हैं, जब जोशीमठ दरक रहा था, पहाड़ टूट रहे थे, लोग बेबस थे और प्रशासन कोशिश कर रहा था कि सब कुछ संभल जाए। मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही एक बार फिर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जोशीमठ में अभी भी दरारें नहीं भरी हैं। जर्जर निर्माण के दरकने का डर लगातार बना हुआ है। आज जी न्यूज की टीम एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ धाम यात्रा का सबसे प्रमुख पड़ाव है। लेकिन अब जब देवभूमि में मानसून कदम रख चुका है, तो इस बार भी जोशीमठ को लेकर चिंता बढ़ रही है। प्रशासन का दावा है कि इस बार वो किसी भी विपरीत हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर कहीं पर उनको शिफ्ट करने की आवश्यकता हो, जो 15 घर तो हमने वहाँ बनाए हुए हैं ढाक में प्रीफैब का, जो कि खाली है, तो वहाँ भी एक हमने व्यवस्था किया हुआ ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कर सकते हैं। और कहीं जरूरत पड़ती है कहीं पर होटल में रखने का, या तो वी आर रेडी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। प्रशासन को उम्मीद है कि अगले 15 से 20 दिन में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भी सौंप दी जाएगी। जोशीमठ में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन, ITBP, पर्यटन और अन्य विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। मॉनसून के दौरान अगर जोशीमठ में घरों या जमीन की दरारें बढ़ती हैं, तो कंट्रोल रूम इस पर नजर रखेगा। इसके लिए जोशीमठ के हर हिस्से में जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। जल निगम,
इरिगेशन डिपार्टमेंट और PWD, 3 डिपार्टमेंट वहाँ पर एक नोड PIO का काम कर रहे हैं, जो कि स्लोप स्टेबलाइजेशन, टो इरोजन से संबंधित काम, और तीसरा सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जोशीमठ को लेकर कई विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रेनेज इसके भूत हंसाव का बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में ड्रेनेज को लेकर कई एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार जोशीमठ की दरारें लोगों को आहत नहीं करेंगी। सुरेंद्र रसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच आज जम्मू से 2 बेस कैंप के लिए रवाना हो गया। पहले जत्थे को राज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। कल यानी कि 29 जून से बेस कैंप से श्रद्धालु यात्रा शुरू करेंगे। पहले जत्थे में 4,500 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हो रहे हैं। बम बम भोले की जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था जम्मू से आज रवाना हुआ। श्रद्धालु बाइक, कार और बसों से यात्रा के लिए बनाए गए 2 बेस कैंप के लिए पूरी श्रद्धा और जोश के साथ निकले। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो रहा है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा फ्लैग ऑफ यहां पर किया जा रहा है। 4,604 श्रद्धालु पहले जत्थे में यहां पर रवाना हो रहे हैं, बालटाल और पहलगाम दोनों बेस कैंपों के लिए। और अगर बात करें तो 224 गाड़ियों में ये जो जत्था है वो रवाना हो रहा है। इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से आए 4,604 तीर्थयात्री पहले जत्थे में शामिल हैं। भक्तों का ये जत्था दोपहर 2 बजे दक्षिण कश्मीर के पहलगाम और फिर मध्य कश्मीर के बालटाल पहुंचा। अब दोनों बेस कैंप से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू होगी। इसके लिए 2 रूट हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला मार्ग पारंपरिक है, जो कि करीब 45 किलोमीटर लंबा है। यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। इसके बाद चंदनबाड़ी होते हुए शेषनाग, पंचतरणी से संगम घाटी के रास्ते अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जाता है। अमरनाथ यात्रा का दूसरा मार्ग करीब 15 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये रास्ता काफी मुश्किल भरा है। इसमें बालटाल से डोमेल होते हुए बुरारी और फिर अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है। इस बार 1,933 तीर्थयात्री बालटाल मार्ग से, जबकि 2,670 तीर्थयात्री पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा की यात्रा शुरू करेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 29 जून से 19 अगस्त तक कुल 52 दिन चलेगी। घाटी में आतंकी घटनाओं को देखते हुए यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को और स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हाईवे पर भी CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जो उधमपुर से लेके बनिहाल तक ऑलमोस्ट 10 CCTV पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पे कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि अगर कोई भी रोड ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको भी हम इमीडिएटली एड्रेस करें। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग पर 6,000 से ज्यादा वॉलंटियर तीर्थयात्रियों की मदद करेंगे। रजत वोहरा, जी मीडिया, जम्मू। सरहद पार बैठे देश के दुश्मन घाटी में दहशत फैलाने की फिराक में रहते हैं। वो तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के पहले से भी बहुत ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताता हूं आपको, इस बार अमरनाथ यात्रा में कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा में CRPF, BSF, ITBP और आर्मी को लगाया गया है। इंडियन आर्मी पहाड़ों पर तैनात होगी, जहां से घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। CRPF बेस कैंप और यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा संभालेगी। यात्रा मार्ग पर ITBP के जवान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं। BSF सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ रोकने का जिम्मा संभाल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस लोकल कोऑर्डिनेशन की भूमिका में हमेशा तैनात रहेगी। केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स की कुल 190 कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। CAPF की 100 कंपनियां पहलगाम मार्ग और 90 बालटाल मार्ग की सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगी। यात्रा मार्ग पर ड्रोन और CCTV कैमरों से तीर्थयात्रियों की निगरानी लगातार की जाएगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अंतरिक्ष में हुए उस विस्फोट की जिससे रूस को शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के करीब रूस का एक सैटेलाइट ब्लास्ट हो गया और सैटेलाइट के टुकड़े टुकड़े हो गए। सैटेलाइट में विस्फोट क्यों और कैसे हुआ, इसकी जानकारी रूस ने साझा नहीं की है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस कोई सच है जो छिपा रहा है? क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। क्या अंतरिक्ष में छिड़ गई सैटेलाइट वॉर? पुतिन की सैटेलाइट के कैसे हुए टुकड़े टुकड़े? रूस की सैटेलाइट स्पेस में किसने तबाह की? अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास हुए एक भयंकर घटनाक्रम ने दुनिया का ध्यान खींच लिया है। घटनाक्रम जिसमें रूस की एक सैटेलाइट टुकड़े टुकड़े हो गई। दावा है कि रूस की सैटेलाइट में विस्फोट के बाद 100 से ज्यादा टुकड़े हो गए। रूस के सैटेलाइट में ब्लास्ट के बाद कई अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। रूस के जिस सैटेलाइट में विस्फोट हुआ उसका नाम रिसर्च P1 बताया जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने एक्स पर पोस्ट करके अंतरिक्ष में हुए इस घटनाक्रम के बारे में बताया है। ISS के मुताबिक बुधवार की रात नासा की तरफ से उन्हें सूचित किया गया कि ISS के करीब एक सैटेलाइट में विस्फोट हुआ है जिसका कचरा अंतरिक्ष में फैल रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। ऐसे समय में उसका डेब्री में कन्वर्ट होना और इसकी जो ऑर्बिट का जो हाइट था वो 355 किलोमीटर अर्थ से दूर था। तो इस ऑर्बिट में ज्यादातर बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑपरेट करते हैं। इनमें से किसी भी सैटेलाइट की इसके डेब्री से टक्कर हो सकती है जिससे कि उस सैटेलाइट को नुकसान हो सकता है। रूस के जिस P1 सैटेलाइट में विस्फोट हुआ वो विस्फोट के समय धरती से करीब 355 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। रूसी सैटेलाइट के टूटने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस कचरे के हटने में कई महीनों का समय लग सकता है। सैटेलाइट में विस्फोट कैसे हुआ इसको लेकर अभी रूस की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट को आशंका है कि कहीं रूस ने ही तो सैटेलाइट को खुद ही मिसाइल से निशाना तो नहीं बनाया, क्योंकि रूस ने सैटेलाइट को वर्ष 2022 में ही डेड करार दिया था। यानी रूस के लिए ये सैटेलाइट किसी काम की नहीं थी। एक अब विश्व को जरूरत है कि स्पेस के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई जाए, जिससे कि स्पेस में इस तरीके की अगर दुर्घटनाएं होती हैं तो जिससे सबको सजग किया जा सके और बाकी सैटेलाइट के ऑर्बिट उससे ना टकराएं, ये इंश्योर किया जा सके। रूस के सैटेलाइट पर मिसाइल अटैक करने की वजह भी है। दरअसल वर्ष 2021 में रूस ने मिसाइल हमला करके अपने एक सैटेलाइट को तबाह किया था। रूस के इस कदम की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में आशंका है कि कहीं एक बार फिर हथियारों की टेस्टिंग के लिए रूस ने दोबारा किया हो। सैटेलाइट के टूटने से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है, क्योंकि कचरे के टुकड़े दूसरे सैटेलाइटों से टकराते हैं। यही टकराव सैटेलाइट में विस्फोट की वजह बन जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में कचरे के 25,000 से ज्यादा टुकड़े होने का अनुमान है, जो 4 इंच से ज्यादा बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतरिक्ष में सैटेलाइट के बढ़ते कचरे ने दुनिया की फिक्र बढ़ा दी, क्योंकि अंतरिक्ष में बढ़ता सैटेलाइट, रॉकेट और मिसाइल्स का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और अंतरिक्ष कचरे का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। आपको बता दूं कि पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाने वाले कम से कम कई सैटेलाइट वहां नष्ट हो जाते हैं। सैटेलाइट के कचरे के टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में ही घूमते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। सैटेलाइट का मलबा वायुमंडल के लिए खतरनाक हो सकता है। अंतरिक्ष में मौजूदा समय में 3000 डेड सैटेलाइट होने का अनुमान है। मौजूदा समय में अंतरिक्ष में 7500 टन कचरा होने का भी अनुमान है। अंतरिक्ष में कचरे की रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी रफ्तार में कचरा किसी स्पेसक्राफ्ट को तबाह कर सकता है, उसके परखच्चे उड़ा सकता है। नेचुरल हिस्ट्री
म्यूजिक की रिपोर्ट के मुताबिक निकट भविष्य में अंतरिक्ष में 50,000 और सैटेलाइट हो सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने लगेगा, क्योंकि रूस के सैटेलाइट की तरह विस्फोट की घटनाएं बढ़ सकती है। देश हित में हम अपने पड़ोसी को भूल जाएं, ये कैसे हो सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के उस ख्वाब की भी बात जिसे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देखा है। ख्वाब ऐसा देखा है ख्वाजा आसिफ ने, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को खत्म करने का प्लान बनाया है, और इसका ऐलान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भरी संसद में कर भी दिया। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर कोई सैन्य कार्रवाई की तो तालिबान के हाथों पाकिस्तान एक बार फिर बहुत बुरा पिटेगा। अफगान तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ेगा पाकिस्तान। तालिबान के हाथों कंफर्म पिटेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान को मारेगा, तालिबान के ठिकानों को तबाह करेगा। ये ऐलान किया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। लेकिन ख्वाजा आसिफ भूल गए कि दूसरे देश में घुसकर बंदूक और तोप चलाना जबान चलाने जितना आसान नहीं है। पाकिस्तान उस अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने के सपने देख रहा है, जिस अफगानिस्तान में 2 दशक से ज्यादा टिकने के बाद अमेरिका को कदम पीछे खींचने पड़े थे, जिस तालिबान का ब्रिटेन और रूस भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, उसे घर में घुसकर खत्म करने का ख्वाजा आसिफ ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इन दिनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम शुरू किया है। बीते दिनों चीन के मंत्री पाकिस्तान आए थे, अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान ख्वाब भले ही देख रहा है, लेकिन अफगान तालिबान ये कतई कबूल नहीं करेगा कि उसकी धरती पर पाकिस्तान कोई सैन्य कार्रवाई करे। वैसे भी तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर कई बार खूनी झड़प हो चुकी है, जिसमें हर बार पाकिस्तान को मार खानी पड़ी और एक बार फिर तालिबान के हाथों पाकिस्तान पिटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि आपके लिए महंगाई की नई किस्त आ गई है। ये किस्त आई है आपके मोबाइल फोन के रास्ते। जी हां, देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया है। मोबाइल के डेटा चार्ज में 25% तक का इजाफा कर दिया गया है। जियो और एयरटेल ने प्लान महंगे किए हैं। प्रीपेड, पोस्टपेड सभी प्लान उनकी तरफ से महंगे हुए हैं। जियो का 28 दिन का 1.5 GB का जो प्रतिदिन का प्लान होता है वो 239 रुपए से बढ़कर के 299 रुपए कर दिया गया है, मतलब कि 60 रुपए महंगा हो गया है। इसी तरह एयरटेल ने 1.5 GB प्रतिदिन का प्लान 299 रुपए से बढ़ा करके 349 रुपए कर दिया है, यानी कि 50 रुपए महंगा हुआ है ये प्लान। जियो का 1 साल का जो प्लान था 2,999 रुपए का, वो अब बढ़कर के 3,599 रुपए कर दिया गया है, मतलब 600 रुपए का उसमें इजाफा किया गया है। एयरटेल ने भी 1 साल का प्लान 2,999 रुपए से बढ़ा करके 3,599 रुपए कर दिया है। ये प्लान भी 600 रुपए अब महंगा हो गया है। कंपनियों का दावा है कि 5G और AI टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ा है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। जी न्यूज़।